तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। दरअसल ये जो हम लोग की सीरीज चल रही है, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड सीरीज है। इसमें हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, पर्यावरण पारिस्थितिकी के हर चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। दरअसल मैंने देखा है कि जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं या स्टेट पीसीएस में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो उसमें एग्जाम देते हैं, उन स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, या एक एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक्चुअल में बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि क्या पढ़ना है और किस लेवल तक का पढ़ना है हमें। और इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक तो स्टैटिक पोर्शंस होता है, ठीक है। स्टैटिक पोर्शंस का मतलब है जो फिक्स चीजें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको डिस्कस किया जाए। फिर इसमें जो एडवांस लेवल की चीजें हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हैं, उनको इसमें ऐड ऑन किया जाए। तो मेरा ये इनिशिएटिव है कि पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए एक क्लास ऑर्गेनाइज किया जाए, कि आपका सब्जेक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो। और बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एडवांस लेवल की चीजों को ऐड ऑन करते रहेंगे या उसको इसमें शामिल करते रहेंगे। आपका एडवांस लेवल की चीजें भी वहां पर ऐड हो जाएंगी। तो इसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे, तब वहां पे ऐड ऑन चीजें करेंगे इसमें। और या फिर कोई टॉपिक आया करंट अफेयर का, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम इसको इसमें ऐड करेंगे। क्लियर है? तो इससे पहले हमने पॉल्यूशन के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए, जिसमें हमने पॉल्यूशन को डिस्क्राइब किया, पॉल्यूशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस किया है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। तो जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु की जरूरत होती है। और हमारे संविधान का आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं, तो हमारे जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है हमारा, और हमारा ये क्या है, फंडामेंटल राइट है, उसमें स्वच्छ वायु और स्वच्छ पर्यावरण को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि हमारा संविधान भी ये हमें अधिकार देता है कि हमें स्वच्छ वायु मिले। बट हम देखते हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो पूरी बैंड बजी पड़ी है। आप दिल्ली एनसीआर चले जाइए या किसी भी टायर 2 सिटी हो, टायर 3 सिटी हो, टायर 1 की मतलब मेगालोपोलिस है, जैसे दिल्ली हो गया, या बाकी जैसे गुरुग्राम हो गया, नोएडा हो गया, ठीक है। आप देखेंगे ना पूरा नॉर्थ इंडिया की जो बैंड बजी हुई एयर क्वालिटी का। और एक दिन मैंने देखा था, पूरे टॉप 40 लिस्ट, जो पॉल्यूटेड लिस्ट की आई थी, स्टेट सॉरी सिटीज की जो लिस्ट आई थी, उसमें सभी के सभी इंडिया के ही थे। मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया की सिटी जो है वो पॉल्यूटेड है। और देखो ये जो पॉल्यूशन है ना, इसमें ऐसे ऐसे कंटेंट हैं, इसमें ऐसे ऐसे हैं, जैसे 10 माइक्रोन का है, 0.5 माइक्रोन का है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सब क्या किए हैं कि वाटर की, अरे सॉरी, एयर की क्वालिटी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किए हैं। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो यही जो प्रदूषक है हमारी सांस में जाते हैं और हमारी स्वास्थ्य को क्या करते हैं, दुष्प्रभावित होते हैं। जो मजाक में लोग नहीं कहते हैं कि अगर दिल्ली एनसीआर में आप हैं तो आप 20 सिगरेट तो डेली पी रहे हैं, एक्टिव स्मोकिंग नहीं करें। बट ये जो पोल्यूटेड एयर है, ये आपको सिगरेट से जो होने वाले हार्म है, या जो प्रदूषण है, या जो खतरे हैं, उसको आपको फील करा रही है। तो ठीक है, वही है कि हम लोग दिल्ली एनसीआर या नॉर्थ इंडिया में हैं, तो हम लोग एक प्रदूषित वायु को ले रहे हैं या इसमें सांस ले रहे हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और बड़े मजे की बात है कि इसमें गवर्नमेंट की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि आप सांस लो, मरो, जियो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको बचना है, जिंदा रहना है, तो फिर जाओ एयर प्यूरिफायर खरीदो और गले में लटका के एयर प्यूरिफायर घूमते रहो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, एयर पॉल्यूशन। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो कहीं हम लोग भी हैं, कि हम लोग गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पाते हैं, गवर्नमेंट को इतना हम लोग दबाव में नहीं ले पाते हैं कि भाई हमारे लिए स्वच्छ वायु की व्यवस्था करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीपीएसपी में कहा गया है कि हमें स्वच्छ वातावरण दिया जाए, बट गवर्नमेंट कहती है कि हम नहीं देंगे। और हम लोग दरअसल क्या है ना, कि गवर्नमेंट हम लोग को चाहती भी नहीं कि स्वच्छ रहो। जी कर क्या करोगे भाई, गवर्नमेंट चाहती है, जी कर क्या करोगे? ठीक है, चलो आ जाओ। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और बाकी गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है या जो गवर्नेंस के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, मंत्री से लेकर और सब कर्मचारी तक, वो हमारे टैक्स से ही आराम से प्यूरिफायर खरीद के मजे से रह रहे हैं अपने यहाँ, ठीक है। चलो, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं। एयर पोल्यूशन क्या है? एक्चुअली द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। हमारा जो वायुमंडल है वो क्या है? गैसों का यांत्रिक मिश्रण है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। क्लियर है? देखो, these gases are found in the atmosphere in a certain ratio.
जो हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें हैं, ये एक निश्चित अनुपात में हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। क्लियर है? अनडिजायरेबल चेंज इन द रेशियो ऑफ दीज गैसेज इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। मतलब हमारे जो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली गैसें हैं, इनकी जब रेशियो या इनके अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है या कोई नया प्रदूषक इंटर कर जाता है, तो इसे ही हम लोग वायु प्रदूषण के रूप में क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं या पहचानते हैं। क्लियर है? दैट इज an undesirable change in the physical, chemical or biological properties of air which is harmful to all living beings and plants including humans is called air pollution। मतलब हमारे वायु में जब कोई अवांछनीय पदार्थ या अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, मतलब प्रदूषक अवांछनीय परिवर्तन करता है, और ये कौन सा अवांछनीय प्रदर्शित करता है कि वायु की भौतिक गुण में, वायु के रासायनिक गुण में, या उसमें जो जैविक गुण को दुष्प्रभावित करता है या उसकी जैविक प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को दुष्प्रभावित करता है। और इसके कारण ये हमारे लिए क्या होता है, और हमारे साथ साथ पृथ्वी पर जिंदा रहने वाले सभी जीव जंतु और पादपों को जब ये दुष्प्रभावित करता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। मतलब वायु प्रदूषण एक ऐसा स्टेज है जहां वायु में जो प्रदूषक हैं, ये वायु की गुणवत्ता को क्या करते हैं, अवांछनीय रूप से परिवर्तित कर देते हैं, और ये प्रदूषित वायु हमारे सहित बाकी जीव जंतुओं और पादपों के लिए हानिकारक होती है। तो इस कंडीशन को ही एयर पोल्यूशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्लियर है? तो एयर पोल्यूशन क्या है, अवांछनीय परिवर्तन। किसकी वजह से होता है, तो कुछ अवांछनीय तत्व होते हैं, ठीक है, या नॉन डिजायरेबल एलिमेंट्स होते हैं, प्रदूषक होते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से प्रदूषक हैं और इनका क्या क्या इफेक्ट है, इसको भी देखेंगे। और बाकी पॉल्यूशन के कॉजेज में हमने देखा है, तो वो कॉमन है कि पॉल्यूशन क्या रीजन से है। उसको नहीं देखा है आपने तो जाके देख लीजिएगा, पॉल्यूशन वाले जो लेक्चर है उनको देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स। जो प्रमुख वायु प्रदूषक हैं वो कौन कौन से हैं और इनका क्या क्या दुष्प्रभाव है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है, बहुत डेंजरस गैस है और ये हमारी वायुमंडल में पाई जाती है। इसका ज्यादातर भाग, मोर देन 90% जो है वो नेचुरल कॉजेस से इमिशन होता है, इसका, यह मिलती है हमारे वायुमंडल में। बट 10% मानव जनित है, यही सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। क्लियर है? तो इसको देखते हैं क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए, इट इज ए प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। अब देखो यहाँ पर प्राइमरी पॉल्यूशन और सेकेंडरी पॉल्यूशन, या प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक क्या है, ये हमने बहुत डिस्कस अच्छे से किया हुआ है। कहाँ पे, प्रदूषण वाले चैप्टर में। तो वहां जाके इसको देख लीजिएगा कि ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। क्लियर है? तो देखिए, इट इज ए प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। इट इज रिप्रेजेंट्स अबाउट 50% ऑफ ऑल एयर पॉल्यूटेंट्स। मतलब जो ये क्या है, एक प्राथमिक प्रदूषक है और जितना वायु प्रदूषण करने वाले एलिमेंट्स हैं उसमें 50% कंट्रीब्यूशन अकेले किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इसका मतलब है कि एयर प्रदूषण में योगदान देने वाली यह सबसे बड़ी प्रदूषक गैस है। क्लियर है? अब देखो, इट इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, हाईली टॉक्सिक एंड टेस्टलेस गैस। मतलब ये क्या है, ये रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक विषैली तथा स्वादहीन गैस है। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, तो ये गंधहीन, स्वादहीन, ठीक है, और रंगहीन, और ये हाईली टॉक्सिक मतलब अत्यधिक प्रदूषित या जहरीली गैस है। इट इज स्लाइटली लाइटर देन एयर। यह हवा की अपेक्षा कुछ हल्की होती है, ठीक है। जो हवा का वेट होता है उसकी अपेक्षा थोड़ी सी हल्की होती है। अब देखिए, 90% ऑफ इट्स इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो 90% जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या होता है, प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है। एंड 10% इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल, जिसमें कोल है, पेट्रोलियम है। मतलब ये क्या है कि 10% जो मनुष्य द्वारा उत्सर्जित होती है उसमें क्या है कि जो जीवाश्म ईंधन है जिसमें कोल है, पेट्रोलियम है, इसका हम क्या करते हैं, मतलब एक होता है ना कि जिसको क्या बोलेंगे, पूरी तरह से जला हुआ नहीं, अर्ध जलित इनका जब दहन होता है तो उससे निकलती है इनकम्प्लीट इग्निशन ऑफ सिगरेट। जो सिगरेट पीते हैं
उससे निकलती है ये। बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिडुअल्स, जो हमारे खेतों के जो फसलें हैं उनके अवशिष्ट भाग हैं, उनके दहन करने से, उनके जलाने से ये गैस निकलती है। क्लियर है? बट देखो यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल पावर्ड व्हीकल्स, मतलब जो कार या गाड़ियां जो पेट्रोल या डीजल से चलती हैं, उनके कारण निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमन कारणों से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होती है, उसमें सबसे ज्यादा पार्ट किसका है? तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है, जो व्हीकल्स हैं जो डीजल या पेट्रोल से चलती हैं। क्लियर है? द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्मोक इमिटेड फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, मतलब जो हमारी गाड़ियों के धुआं है उसमें सबसे ज्यादा कहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और यही सबसे ज्यादा क्या है? डेंजरस है। ठीक है? remains in the atmosphere for a very short time because it gets oxidized and converted into carbon dioxide. The harmful effect of these gas are as follow. ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये हमारे वायुमंडल में बहुत कम समय तक रहती है, बट उतने में ही ये बहुत ज्यादा प्रदूषण कर देती है। बहुत कम समय तक रहते हुए क्या करती है? ये ऑक्सीकरण कर जाती है या ऑक्सीडाइज हो जाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड खुद अपने में क्या है? ग्रीन हाउस गैस है और एक पॉल्यूटेंट गैस भी है। क्लियर है? तो ध्यान रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा क्या है? डेंजरस गैस है। अब इसके डेंजर्स को देखेंगे, इसके दुष्प्रभाव को देखेंगे कि कितना डेंजरस है। क्लियर है? चलो, तो देखो, पहला डेंजर क्या है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये सांस के थ्रू, ब्रीदिंग जब करते हैं तो हमारी सांस के थ्रू हमारी ये कहां चली जाती है? ब्लड में चली जाती है, और हमारे हीमोग्लोबिन के साथ ये रिएक्शन करती है, और हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करते हुए क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के थ्रू जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमारे ब्लड में पहुंचती है, तो ये ब्लड में क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। मतलब सॉरी, ऑक्सीजन की अपेक्षा ये हमारे ब्लड में क्या होती है? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, दैट इज इट्स एबिलिटी टू रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन इज 250 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन के साथ जैसे रिएक्शन करती है, उससे 250 गुना ज्यादा तेजी के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करती है हमारे ब्लड के साथ, और ये क्या कर देती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है। और इसको क्या बोलते हैं? इसके कारण जो हम एक समस्या उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? एनेक्सेमिया। एनेक्सेमिया बोलते हैं इसको। दिस कॉजेज प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक। अब इसको देखो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि हमारे हीमोग्लोबिन में घुल के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना दी। अब इसकी वजह से क्या होता है? हमें हेडेक होता है, सर दर्द होता है, पुअर आई साइट, हमारी आंखें कमजोर हो जाती है, दिखना कम हो जाता है। फिर क्या है? सिस्टम डिसऑर्डर होते हैं। हमारे कहाँ पे होते हैं? जो हार्ट वेसल्स हैं, जो हमारे हृदय की धमनियां हैं, रक्त धमनियां हैं, उनमें क्या होता है? अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। तो प्रॉपरली हमारा हार्ट काम नहीं करता है। ये हमारा जो हार्ट का काम क्या है? एयर प्यूरिफाई करना, शुद्ध जल को बाहर शुद्ध गैस को बाहर निकलना, और शुद्ध जल को क्या करना है? हमारे ब्लड में सर्कुलेट करना। तो वो काम प्रॉपरली नहीं होता है। In the absence of oxygen, a person start feeling suffocated. Hence, it is also called दम घोटू गैस। क्लियर है? अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में पहुंचती है तो क्या करती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, और इसकी वजह से क्या होता है? हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हमारी रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है हमारे ब्लड में, तो इससे मनुष्य का क्या होता है? दम घुटना शुरू हो जाता है, वो सफोकेटेड होने लगता है, दम घुटने लगता है, सफोकेटेड होने लगता है, और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दम घोटू गैस कहा जाता है। मतलब ये सफोकेशन का कारण है। आप देखते हो ठंडियों में क्या बोला जाता है? आपको ये बोला जाता है कि आप कमरे में जो हीटर है, ब्लोअर है या अंगीठी है, वो जलाकर मत सोइए। अगर जलाकर सो भी रहे हैं तो कहीं न कहीं से ऐसा एक छोटा-सा विंडो हो या वेंट हो, छेद हो, जहां से क्या हो? अंदर ऑक्सीजन आ रही हो, एयर आ रही हो, जिससे क्या हो? कार्बन मोनोऑक्साइड जो जलाने से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब हम लकड़ी जलाते हैं इस तरह से कुछ चीज दहन होता है तो उसमें से निकलती है।
तो वो क्या होती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। अगर हम बंद कमरा करके हम अगर हीटर जला रहे हैं, ब्लोअर चला रहे हैं या अंगीठी जला रहे हैं, तो इससे कमरे में क्या होगा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि कोई चीज जब जलती है तो उसमें ऑक्सीजन यूज होता है, ठीक है। जलन में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होता है, ऑक्सीजन गैस खर्च होती है, और इस तरह से ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के सांद्रण बढ़ता रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपको सफोकेशन होगा, या आपकी इसमें जो एक्सट्रीम कंडीशन होगी उसमें आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अंगीठी या जो हीटर है या फिर आप ब्लोअर है, बंद कमरे में मत चलाइए, उसको बंद कर दीजिए, या चलाइए तो कहीं ना कहीं से ऐसा वेंट हो, ऐसी विंडो हो जहां से एयर पास करती हो। क्लियर है? तो ये दम घोटू गैस के रूप में है। दूसरा क्या है, when the concentration of carbon monoxide increase in the blood of a pregnant woman, problems like premature delivery, miscarriaging and deformity of children। तो देखो, अगर कोई गर्भवती महिला है, उसके ब्लड में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पहुंच जाती है या पहुंच जाती है, तो वो क्या करेगी, पहला क्या करेगी कि प्रीमेच्योर बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। मतलब बच्चा समय से पहले पैदा हो जाएगा और उसके अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ रहेगा और उसकी डिलीवरी हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, मिसकैरेजिंग, मतलब होगा कि गर्भपात हो जाएगा, मतलब बच्चा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो गया, अगर बच्चा पैदा भी होता है तो क्या होगा कि उसके अंदर बहुत सी ऐसी विसंगतियां हो जाएंगी कि वो नॉर्मल तरीके से उसको जी नहीं पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसमें कोई ना कोई क्या होगा, कमी उत्पन्न हो जाएगी, कमी रहेगी, या उसका कोई ना कोई इनइफिशियंसी का उसमें पाई जाएगी। क्लियर है? तो ये बहुत बड़ा एक कारण है इसका ये। फिर इसके बाद क्या होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में, इसके बारे में जान लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जो मोस्टली है वो नेचुरल कॉज से आती है, बट जो मैन मेड कारण है या ह्यूमन रीजन से उत्पन्न हो रही है, जिसको एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में डिस्कस किए। अब हम आते हैं मीथेन के बारे में, कि जो हमारी अगली गैस है जो हमारे एयर पॉल्यूशन का कारण बनती है, वो मीथेन है। CH4 इसका नाम जानते हैं, CH4। देखो मीथेन जो है ना, ये भी एक पॉल्यूटेंट के रूप में जानी जाती है। अब देखो मीथेन जो होता है ना, ये हमारे अर्थ में बहुत गहराई में पाई जाती है, ठीक है। और ये नेचुरली भी उत्पन्न होती है, प्राकृतिक रूप से भी उत्पन्न होती है, और मानव जनित भी उत्पन्न होती है। तो इसको थोड़ा देखते हैं। मीथेन इज फाउंड बाय बोथ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस इनसाइड द अर्थ। मतलब हमारी पृथ्वी में ये जैविक या अजैविक दोनों कारणों से उत्पन्न होती है पृथ्वी के अंदर। और ये पृथ्वी की क्या है, वेन या सिराओं में पाई जाती है। पृथ्वी की क्या है, ये चट्टानों के सिराओं में, मतलब उनकी दरारों में पाई जाती है। क्लियर है? मीथेन इज ए कलरलेस एंड ऑडरलेस विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। जो मीथेन है ये क्या है, ये कलरलेस है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, और ये ऑडरलेस, मतलब इसकी कोई गंध नहीं होती है। और ये जो नेचुरल गैस हम लोग यूज करते हैं ना, जो हम नेचुरल गैस यूज करते हैं, इसका क्या होती है, मेन कंपोनेंट होती है। तो जो हम लोग खाना बनाने वाला सिलेंडर है ना, ये एलपीजी है या जो सीएनजी है, उसका मेन कंपोनेंट क्या है, यही मीथेन है। क्लियर है? तो मीथेन ही क्या है, बहुत इसेंशियल गैस है, बट एक पॉल्यूटेंट के रूप में भी है। क्लियर है? दिस गैस कम्स आउट थ्रू क्रैक इन द अर्थ। अब देखो, हमने बताया ना कि हमारे अर्थ में क्या है, ये फंसी हुई है बहुत ज्यादा मात्रा में, अर्थ के हमारे अंदर लिथोस्फीयर में। और जो हमारे दरारें हैं या जो चट्टानों की नसें हैं, उनमें फंसी हुई है। जब क्रैक होता है या जब हम माइनिंग करते हैं, जब हम खनन करते हैं, तो उसमें से क्या होती है, मीथेन गैस निकलती है। क्लियर है? और ये क्या करती है, ऑक्सीजन के जैसे कांटेक्ट में आती है तो विस्फोट के साथ जल उठती है। तो क्लियर है? यहां पर देखेंगे तो देखो, यहां पर मीथेन इज आल्सो यूज्ड एज फ्यूल। तो जानते हैं, हम बताए कि हमारे यहाँ एलपीजी में या नेचुरल गैस में क्या होती है, मेन कंपोनेंट्स के रूप में जानी जाती है, और ये ईंधन के रूप में यूज की जाती है। क्लियर है? तो देखो, बीइंग ए ग्रीन हाउस गैस, मीथेन आल्सो इंक्रीजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर। देखो, हमारा सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज हैं। कौन कौन सी हैं? तो हम लोग इसमें देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा कंपोनेंट है, फिर मेथेन है दूसरे नंबर पे, फिर इसके बाद क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर इसके बाद क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फिर वाटर वेपर है, एरोसॉल्स हैं। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो उसमें मीथेन है, ठीक है। मीथेन के साथ देखो एक चीज है कि मीथेन जो है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे समय तक रहती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा मीथेन का एक अणु लगभग 80 गुना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना। तो मीथेन मीथेन आल्सो इंक्रीजेज
द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है, मतलब ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है। इट्स कंट्रीब्यूशन इन इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज 20%। तो हमारे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन है ग्रीन हाउस में? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा है, जो लगभग 30 to 40% का कंट्रीब्यूशन करती है, या इससे भी ज्यादा करती है। 20% ग्रीन हाउस में या ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूशन किसका है? तो ये हमारा किसका है? तो ये मीथेन है, CH4। इसका 20% कंट्रीब्यूशन किसका है? तो ये हमारा किसका है? तो ये हमारा मीथेन का है। ठीक है, लेकिन 30 to 40% या इससे भी ज्यादा किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। बट ध्यान रखना, मीथेन जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है, और कार्बन की अपेक्षा ये लगभग 80 गुना से 84 गुना क्या करती है? ये ग्रीन हाउस में इफेक्ट करती है। मतलब अगर कार्बन का एक अणु, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है और मीथेन का एक अणु है, तो मीथेन का एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 80 से 84 गुना ज्यादा क्या करेगा? वैश्विक ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करेगा। क्लियर है? द सोर्सेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मीथेन गैस आर एज फॉलो। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यूपीएससी में पूछा गया, स्टेट कमीशन में भी पूछा गया है कि ये जो मीथेन है इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, इसके कौन कौन से स्रोत हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसमें क्या है? रूमिनेशन बाय एनिमल्स या रूमिनेट्स, जो हमारे ऐसे ग्रेजिंग एनिमल्स हैं जो जुगाली करते हैं। जुगाली मतलब होता है कि बहुत से ऐसे ग्रेजिंग एनिमल्स हैं और नेचर ने उनको ऐसा डेवलप किया है कि वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं? खाना खा लेते हैं, मतलब घास जो जल्दी जल्दी चर लेते हैं। और ये घास जो होती है ना, अनडाइजेस्टेड होती हैं। बाद में वो क्या करते हैं कि ऐसे जुगाली करते हुए, देखेंगे आपने भैंस को देखा होगा, आपने अपना जबड़ा घुमाती हुई झाग बनता है तो एक्चुअली मीथेन गैस निकलती है। तो वो जुगाली करने वाले, ठीक है, जो जीव होते हैं, जो रूमिनेशन करते हैं, इससे भी क्या होता है? ये मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, तो जो जीव जंतु, जो ग्रेजिंग एनिमल हैं, वो जुगाली करते हैं तो इससे मीथेन गैस निकलती है। दूसरा क्या है? कोल माइंस है। जो हमारे कोल माइंस ही नहीं, जितने भी हमारे माइनिंग्स होते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, कोल हो, नेचुरल गैस है, या आयरन ओर में भी क्या है? ये मीथेन गैस फंसी होती है। तो जब माइनिंग करते हैं तो इससे मीथेन गैस निकलती है। खास करके कोल माइनिंग में इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। क्लियर है? फिर मार्शिज एरिया है, दलदली क्षेत्र होते हैं, वहां भी मीथेन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है। जो वेटलैंड्स हैं, ये जो हमारे आर्द्र भूमि है, यहां से भी मीथेन गैस रिलीज होती है। या जो हमारे समुद्री क्षेत्र हैं, यहां से भी मीथेन गैस निकलती है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, कि अब देखो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, वैश्विक उष्मन हो रहा है, कि जो आइस कवर्ड एरिया है, खास करके अंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्र है, जहां पे क्या है? हिमाच्छादन का है, कारण हिमाच्छादन पाया जाता है। यहाँ पे जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक उष्मन हो रहा है, तो ये गैसें क्या हो, सॉरी, ये हिमनद क्या हो रहे हैं, या हिम क्षेत्र जो है, या आइस कवर्ड एरिया जो है, ये मेल्ट कर रहा है, पिघल रहा है। जब पिघल रहा है तो इसमें जो मीथेन फंसी हुई है, ये रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। और जब बाहर निकल रही है तो ये ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ा रही है। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो फिर से तापमान बढ़ने की वजह से वो जो आइस कवर्ड एरिया है, वो क्या हो रही है? मेल्ट कर रही हैं, फिर उसमें से मीथेन गैस निकल रही है। तो एक ऐसी साइक्लिक प्रोसेस चल रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मीथेन निकल रही है, और मीथेन निकलकर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दे रही है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, एक रीजन वो भी है। चलो फिर क्या है? गार्बेज डंप्स, जो हम कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, उसमें भी मीथेन गैस निकलती है। प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट मैन्यूर, ठीक है, जो हम जैविक खाद बना रहे हैं गोबर सड़ा के, या जो हमारे जो सब साग सब्जी के छिलके हैं, या जो हमारे फसलों के छिलके के अवशिष्ट भाग हैं, उनसे भी होता है। देखो यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, आप मोदी जी का वो स्टेटमेंट सुने होंगे, जिसमें उन्होंने बताया था कि नाले गैस से, एक था उनका, जो नाले की गैस से चाय बनाता था। देखो चाय बनाता था या नहीं बनाता था वो अलग चीज है, हो सकता है कि वो बनाता रहा हो, ना बनाता रहा हो, कौन वहां पे जाके उसको इन्वेस्ट कर रहा है, या कौन खोज रहा है कि ऐसा बनाता था कि नहीं। लेकिन इसमें वाकई में जो नाला होता है ना, उससे मीथेन गैस निकलती है। क्लियर है? निकलती है। नाला से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस एक क्या है? फ्यूल के रूप में यूज की जाती है। क्लियर है? तो नाले से भी मीथेन गैस निकलती है, बट उसकी क्वांटिटी इतना ज्यादा नहीं होती है कि उसके गैस से, उस नाले से, मीथेन से निकलने वाली गैस से चाय बनाई जा सके। उसकी उतनी क्वांटिटी नहीं होती है, बट मीथेन गैस निकलती है। क्लियर है? तो मोदी जी ने बहुत से ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं। अब सही है कि गलत है वो अलग चीज है, बट नाले से मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, फिर देखिए, बर्निंग ऑफ रॉटिंग वेजिटेशन, जो हमारी वेजिटेशन मतलब वनस्पतियां हैं, या जो हमारे जैविक पदार्थ हैं, जब ये सड़ते हैं तो इनसे भी क्या होता है? मीथेन गैस निकलती है। और देखो, ये इनसे भी निकलती है। फिर क्या है? पैडी फील्ड एंड टर्माइट माउंट्स है,
जो हमारा धान का खेत होता है, इससे भी मीथेन गैस रिलीज होती है। और ध्यान रखना है, जो जो दीमक होते हैं, इनकी जो बिंब होती है, ये इनकी दीमक का जो घर होता है, आप देखते होंगे ना कि बहुत से एरिया में दीमक क्या करते हैं ना कि बहुत ऊंचे ऊंचे घर बनाते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए रहते हैं। और ये नेचर के इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, बिंब जो दीमक होते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से, जो एंट होती हैं, जो टर्माइट्स होते हैं, दीमक और जो चींटियां होती हैं, ये क्या होती है, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर, इनका आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है कि इनके जो घरौंदा बनता है, जो बिंब बनती है, वो इस तरह की होती है कि इसमें जो फ्रेश एयर, क्रॉस वेंटिलेशन हमेशा बना रहे, इसमें कोई भी पॉल्यूटेंट स्टेबल नहीं हो सकता है, वो हमेशा एयर क्या होती हैं, बाहर निकलती रहती हैं। और जब पैरासाइट्स या प्रेडेटर इसमें इंटर करता है, तो इसका इतना ज्यादा क्या होता है कि उसमें घूम घुमा या भूल भुलैया होती है कि वो इनसे बची रहती हैं, खास करके जो मदर टर्माइट्स होती है या मदर एंट होती है, जिसको क्वीन बोला जाता है, क्वीन, जिसका मुख्य काम क्या है, अंडे देना और जनरेशन को बढ़ाते रहना, तो उनको बचाने के लिए, ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। फिर क्या है, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे यहाँ मेन कॉजेज हैं मीथेन इमिशन के। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे वेटलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इट इज वर्थ नोटिंग दैट 76% ऑफ द ग्लोबल इमिशन ऑफ मीथेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज इमिटेड फ्रॉम वेटलैंड्स। जो हमारे अर्थ पे जितने प्राकृतिक तरीके से जो मीथेन का उत्सर्जन होता है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमियां। तो आर्द्र भूमियां प्राकृतिक कारणों में मीथेन उत्सर्जन की सबसे बड़ी कारण है, ठीक है। मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वेजिटेशंस बर्न रॉट्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, तो ये जो है, जब हमारा वनस्पतियां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन होती हैं, तो इससे मीथेन गैस निकलती है। क्लियर है, तो ये जो मेन सोर्स है मीथेन गैस के, चूंकि यूपीएससी में पूछा भी है और बहुत से स्टेट कमीशन में पूछा जाता है कि मीथेन गैस कहां कहां से उत्सर्जित होती है, तो इसलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है, अब आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, तो देखिए सोर्स ऑफ ओरिजिन आर एज फॉलो। सल्फर डाइऑक्साइड कहां कहां से निकलती है, इसको भी ध्यान रखते हैं। तो पहला है वॉल्केनिक इरप्शन से है, जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, तो हमारे यहाँ जितना सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, उसका 67% कहां से आती है, ज्वालामुखी विस्फोट से आती है। और आप जानते हो कि ज्वालामुखी विस्फोट से तीन तरह के पदार्थ निकलते हैं। पहला होता है मैग्मा, मैग्मा होता है, दूसरा होता है गैसेस, ठीक है, जो गैस होती है, गैस में सबसे ज्यादा क्या होती हैं, तो वाटर वेपर होती हैं, 80 से 90% क्या होती हैं, वाटर वेपर, जलवाष्प होती हैं। फिर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी तरह से क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जलवाष्प, ये गैस के रूप में निकलते हैं। तीसरा चीज जो हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस निकलता है, वो क्या होती हैं, वो डस्ट होती हैं, ठीक है, या फिर ये ऐश होती हैं, जो राख हैं या धूल हैं, ये भी ज्वालामुखी विस्फोट से निकलते हैं, ध्यान रखना है। दूसरा है मिनरल ऑयल रिफाइनरीज, जो हैं, जो खनिज तेल या पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, वहां से भी क्या निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है वहां से निकलती है। फिर क्या है, ऑटोमेटेड व्हीकल्स हैं या ठीक है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो हमारे यहाँ जीवाश्म ईंधन से चलने वाले जो भी हमारे यहाँ परिवहन के साधन हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे थ्री व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, या इससे ज्यादा के व्हील वाले हो, सब में क्या होता है, फॉसिल फ्यूल का यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और इसके जो जीवाश्म ईंधन के दहन से भी क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। क्लियर है, फिर क्या है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, जो कोयले पर आधारित जो हमारे यहाँ ताप विद्युत गृह हैं, उनसे भी क्या होता है, कोयला का दहन होता है, तो उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्लियर है, अब सल्फर डाइऑक्साइड के क्या हार्मफुल इफेक्ट है उनको देखते हैं। तो देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड, आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एयर पॉल्यूशन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सल्फर डाइऑक्साइड दूसरा सबसे बड़ा वायु प्रदूषण का कारण है। क्लियर है, बिकॉज अबाउट 20% ऑफ द टोटल पार्ट ऑफ ऑल एयर पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर इज सल्फर डाइऑक्साइड। हमारे वायुमंडल में जितना वायु प्रदूषण के कारण है, उनमें 20% का कंट्रीब्यूशन किसका है, सल्फर डाइऑक्साइड का। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सेकंड रैंक पे हमारे एयर पॉल्यूटेंट के रूप में रिकॉग्नाइज की जाती है, जानी जाती है। क्लियर है, ठीक है, देखो अब इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स आर एज फॉलो। अब सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हार्मफुल इफेक्ट है, क्या इसका नुकसानदायक है, तो देखो इसका क्या है, इट इज एब्जॉर्ब बाय सॉफ्ट टिश्यूज
ये हमारे जो मुलायम ऊतक होते हैं हमारे बॉडी के, उनके द्वारा ये एब्जॉर्ब कर ली जाती है और शोषित कर ली जाती है। इसकी वजह से हमारे नाक में, नोज में, ईयर्स में, कान में और थ्रोट, गले में क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इसके जो सॉफ्ट टिश्यूज है हमारे यहाँ के, जो आंख, कान, नाक, गले, इस टिश्यू द्वारा क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें जलन होती है, इरिटेशन होती है। कहाँ? आंखों में जलन होती है, नोज में और थ्रोट में। गले में क्या होता है, जलन होती है या इसमें इरिटेशन होता है, ठीक है। और जो हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारा लंग है, जो हमारा फेफड़ा है, वो क्या होता है, डैमेज होता है। और जो हमारी सांस प्रणाली है, पूरी रिस्पिरेटरी सिस्टम है, वो अफेक्टेड होती है, इससे दुष्प्रभावित होती है। क्लियर है? तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये बहुत ज्यादा क्या है, नुकसानदायक है। क्लियर है? अब देखो, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्या करती है, ये केमिकल रिएक्शन करती है। किसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड करती है? तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ ये केमिकल रिएक्शन करती है। और ये क्या बनाती है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, H2SO4। जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जब पहुंचती है, तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, वायुमंडलीय आर्द्रता है, उसके साथ रिएक्शन करती है और ये क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। अब सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, तो यही सल्फ्यूरिक एसिड जब जली जो वर्षा जल में मिल जाती है, रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाती है और पृथ्वी पे गिरती है, तो ये जल के पीएच मान को क्या कर देती है, 4 से कम कर देती है। जल के पीएच मान को क्या करती है, 4 से कम कर देती है। और इसे क्या कहा जाता है, एसिड रेन, मतलब अम्ल वर्षा। तो ध्यान रखना, सल्फर डाइऑक्साइड जब वायुमंडलीय आर्द्रता से रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और यही सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये जलीय वर्षा के साथ या वर्षा के साथ जब पृथ्वी पर आती है, तो ये क्या करती है, इसको एसिड रेन के रूप में जाना जाता है। और ये जल का पीएच मान क्या कर देती है, 4 या 4 से कम कर देती है, जिससे जल अम्लीय हो जाता है, ठीक है, एसिडिक हो जाता है। फिर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक स्मोग इंडस्ट्रियल एरिया। अब देखो, जो जहरीला धुआंसा होता है, स्मोग होता है, स्मोग जो है ना, ये दो चीज से बना है। एक से बना है, इसमें क्या है, तो एक है स्मोक, एक इसमें क्या है, स्मोक है, मतलब धुआं है। और दूसरा क्या है, इसमें फॉग है, मतलब कोहरा है। तो देखो, जब सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड जब धुआं के मतलब कोहरा के साथ मिल जाती है, तो ये क्या बनाती है, स्मोक। और स्मोक क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, तो इससे हमारा दम घुटने लगता है या हमको सफोकेशन फील होने लगता है। तो लंदन में इस तरह की घटना हुई थी 1950 के डेकेड में, ठीक है, 1950 के दशक में लंदन में इस तरह की घटना हुई थी। इंडिया में इस तरह की घटना जो होती हैं, वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में होती हैं, खास करके कोलकाता साइड में ऐसी घटना देखी जाती हैं। तो इस तरह से भी इसका ये स्मोक बनाती है। ठीक, फिर क्या है, द येलोइंग ऑफ द मार्बल ऑफ द ताजमहल इन आगरा इज द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ दिस गैस। जो सल्फर डाइऑक्साइड थी, ये जानते हो मथुरा में क्या है, यूपी के मथुरा में एक ऑयल रिफाइनरी है, पेट्रोलियम शोधनशाला है। और यहाँ पे जब पेट्रोलियम रिफाइनरी से जब पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है, तो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और क्या करती है, एटमॉस्फेरिक जो ह्यूमिडिटी है या मॉइस्चर है, उससे रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करती है कि जो ताजमहल का जो सफेद संगमरमर है, व्हाइट मार्बल है, उसके साथ रिएक्शन करती है और उसको क्या करती है, उसको पीले रंग में परिवर्तित कर देती है। आगरा का ताजमहल क्या होता है कि पीले रंग में कन्वर्ट होता जाता है, वहां का संगमरमर। तो इसे क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, क्षरण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन, क्षरण। तो इसे बचाने के लिए क्या किया गया है कि वहां पर पूरे दुनिया के एक्सपर्ट को इनवाइट किया गया, बुलाया गया। और इस तरह से उसका क्या किया, ट्रीटमेंट किया गया कि भैया ताजमहल को संरक्षित किया जाए। क्या है, ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स जो है उनमें इंक्लूड है, विश्व के 7 आश्चर्यों में इंक्लूड है। और ये क्या है, हमारे यहाँ का एक बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट्स है, जिससे रेवेन्यू भी मिलता है। और इंडिया का क्या है, एक जो बोलते हैं ना कि कल्चरल जो हमारा एक हेरिटेज है, उसको वर्ल्ड में स्प्रेड करता है, उसको फैलाता है, या हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है उसकी एक पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसलिए इसको संरक्षित किया जाए। तो इसका मीन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड ही हमारे ताजमहल को प्रभावित करने वाला, दुष्प्रभावित करने वाला। नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या है, ये एक वायु प्रदूषक के रूप में जानी जाती है। बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन 1000 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा 1000 गुना बाइंडिंग करती है या विक्रिया कर लेती है। सोचो,
कॉजिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। अब ये नाइट्रिक एसिड जो है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है, तो हमें सांस लेने में क्या होने लगती है, प्रॉब्लम, समस्या होने लगती है। फ्लोवेन गम्स, हमारा जो गम होता है वो क्या होता है, फूलने लगता है, मसूड़े सूजने लगते हैं, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर क्या होता है, ब्लीडिंग इन द बॉडी, हमारे जो शरीर में ये खून बहने लगता है, या इस तरह से क्या होता है कि हमारा ब्लड ब्लीडिंग करने लगता है या खून बहने लगता है। फिर क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड निमोनिया एंड लंग लंग कैंसर। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमें निमोनिया होने लगता है, निमोनिया, और हमारा जो फेफड़ा है वो कैंसर से ग्रसित हो जाता है, तो इसे लंग कैंसर भी हो जाता है। क्लियर है, किसकी वजह से होता है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से होता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या है, एक एयर पॉल्यूटेंट है, वायु प्रदूषक है। क्लियर है, तो ध्यान रखना है यहां पर। फिर आता है बेंजीन, बेंजीन भी क्या है, एक एयर पॉल्यूटेंट है, और ये बहुत ज्यादा जानते हो, जैसे बेंजीन जो है ना ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है बेंजीन। और देखो हम लोग देखते हैं ना कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, एक्चुअल में हम लोग को लगता है ना कि सिगरेट से सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, नाइट्रस ऑक्साइड निकल रही है, लेकिन जो सिगरेट पीते हैं ना, स्मोकिंग करते हैं, चाहे बीड़ी पी रहे हो, चाहे सिगरेट पी रहे हो, चाहे सिगार पी रहे हो, सबकी कंडीशन लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बट सिगरेट में चूंकि ज्यादा ये डिफाइंड होती है कि उसमें 20 टाइप्स के हार्मफुल जो एलिमेंट्स रिलीज होते हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स उनका जो स्मोक का धुआं होता है। फिर आप देखते नहीं हो कि जो सिगरेट पीते हैं वो धुआं एक्चुअल में व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे उसको इनहेल करके आउट आउट मतलब आउटहेल करके बाहर की तरफ फेंकते हैं, वो खींचते हैं सिगरेट का धुआं, फिर बाहर की तरफ फेंकते हैं, तो वो क्या होता है, ब्राउन हो जाता है। सोचो कितना ज्यादा केमिकल रिएक्शन करता है। चलो, जो पीते हैं वो पीते रहे। देखिए बेंजीन क्या है, इट इज ए कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। जो बेंजीन है ये क्या है, रंगहीन मीठे तरह का, ये क्या है, स्मेल करने वाला एक लिक्विड है, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन रिच सब्सटेंसेस, मतलब जिनमें कार्बन की मात्रा होती है और उनका अपूर्ण दहन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, अपूर्ण दहन होता है, तो बेंजीन निकलती है। क्लियर है। अब देखो, इट इज एडेड टू पेट्रोल टू गेट प्रॉपर ऑक्टेन वैल्यू। पेट्रोल में ऑक्टेन वैल्यू के लिए इसको क्या किया जाता है, पेट्रोल में मिलाया जाता है, ठीक है। अब जो लोग पढ़ते होंगे केमिस्ट्री फिजिक्स उनको पता होगा कि ऑक्टेन वैल्यू क्या होता है, इसका क्या प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हेंस इट इज ए पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ पेट्रोल, मतलब ये पेट्रोलियम पदार्थों के या पेट्रोल के दहन से उत्पन्न होने वाला एक प्रदूषक है। क्लियर है। इट इंटर्स द बॉडी थ्रू रेस्पिरेशन एंड कॉजेज ब्लड कैंसर। जब भी हम सांस लेते हैं तो उसके माध्यम से हमारे ब्लड में जाता है कौन, ये बेंजीन, और ये कैंसर का एक कारण बनता है, ठीक है। इट अफेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द डेवलपिंग फ्यूटस, जो हमारा जो भ्रूण में पलने वाला बच्चा है उसको प्रभावित करता है, और जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है। क्लियर है। तो ध्यान रखो कितना ज्यादा खतरनाक है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें जो होता है ना कि ये चीजें बहुत ज्यादा है कि अब ठीक है, ये तो कहा जाए जो पीते हैं भाई उसके पीछे लॉजिक भी बहुत देंगे, बट एक चीज है कि आपको ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट बना रहा है, या कहा जाए कि आपकी जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसको ये डैमेज कर रहा है। क्लियर है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं कि उनके अंदर क्या है, जो भ्रूण पल रहा है, एम्ब्रॉय पल रहा है, उसको भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। बट इंडिया में एक नया कल्चर चला हुआ है कि हम लोग स्मोकिंग बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। हम लोग, मैं देखा है कि नॉर्थ इंडिया में खास करके मैंने देखा है कि आप किसी भी सिटी में चले जाइए तो दो समस्या तो बहुत तगड़े से मिलेगी। एक तो पान गुटखा खा के लोग बहुत थूकते हैं, इतना स्पीड करते हैं कि पूरी सड़कों में पितरा दूरी शैली में एकदम नक्काशी करके रख दिए हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसी जगहों पे देखा है कि जहां पे लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड स्पीटिंग है, वहां पे थूके पड़े हैं लोग, यहाँ थूकना मना है, तो मना पे इतना थूक देते हैं कि वो बेचारा पहाड़ की तरह से दिखाई देने लगता है, और मना गायब हो जाता है, लिखा होता है यहाँ थूकना है, ठीक है। और हम लोग पता नहीं क्या है ना कि चलते चलते स्पीड कर देते हैं, चलते चलते ऐसे स्टाइल से थूक देंगे, किसके ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। और सोच लो कि हम लोग इकोनॉमिकली कितना ज्यादा ये हम लोग इफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। एक रिसर्च में पता चला है, मतलब ये तो डेटा है कि रेलवे हर साल कई हजार करोड़
आई थिंक 8,000 ऑफ करोड़, 8,000 करोड़ के आसपास रेलवे क्या करता है कि ये रेलवे जो है ये कि जो हम लोग कोरेजन करते हैं ना, थूक देते हैं, जो क्षरण होता है रेलवे की जो पटरियां हैं या रेलवे के जो पुल हैं, थूकने से जो कोरेजन होता है, क्षरण होता है, इस थूक की साफ सफाई के लिए रेलवे क्या करता है, 8,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा खर्च करता है कि भैया लोगों ने थूका हुआ है और इसके कारण जो जो हमारा लोहा का जो सामान है रेलवे का, वो उसका क्षरण हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, तो उसको बचाओ। अब सोचो कि एक मतलब दिया गया था कि जो हावड़ा पुल है ना कोलकाता का, उसको अंग्रेजों ने बनाया है, ठीक है, हावड़ा पुल को बनाया है, वो एकदम क्या था, बिल्कुल एकदम स्टैंड स्टिल, बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। सोचो हावड़ा के पुल पे अंग्रेजों ने क्या किया था, सॉरी जापानियों ने क्या किया था कि हावड़ा के पुल पे जापानियों ने क्या किया था कि बम वर्षण किया था हावड़ा के पुल पे, बट जापानियों के बम वर्षण से भी ये पुल क्या रहा कि एकदम खड़ा रहा, मजबूती के साथ डटा रहा। लेकिन पिछले 50 सालों में इसको लोग इतना गुटखा पान खा के थूके हैं कि इसके जो स्टील की थिकनेस है वो ऑलमोस्ट आधी रह गई है थूकने की वजह से, कोरोजन की वजह से, क्षरण की वजह से। तो इस पे गवर्नमेंट ने ध्यान करके इसमें कोटिंग की है कि भाई थूकें लोग तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। हम लोग बहुत ज्यादा थूकते हैं गुटखा पान खा के, पता नहीं क्या मिलता है, खैर चलो कोई इशू नहीं है। और मैं एक चीज बता दूं, जो गुटखा पान खाते हैं ना, वो भले मजे के लिए खाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इंफीरियरिटी तो रहती ही है यार। ठीक है, आप खाते हो, आपकी पसंद है, चलो, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं खाना चाहिए। इट इज वर्थ नोटिंग दैट बेंजीन एंड बेंजो बेंजोपायरेन्स आर कार्सिगेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें क्या है, सोर्स ऑफ बेंजीन क्या है, सोर्स ऑफ बेंजीन क्या है। तो पहला है व्हीकल स्मोक, जो हमारे गाड़ियों का धुआं निकलता है, और जो गैस स्टेशन है यहां से बेंजीन निकलता है, जो इंडस्ट्री है, औद्योगिक संस्थान है, यहां से बेंजीन निकलता है, टोबैको प्रोडक्ट जो हैं, जो तंबाकू उत्पाद है, यहां से बेंजीन निकलता है, जो पेंट है हमारे यहाँ, खास करके देखते हो आजकल का जो प्लास्टिक पेंट है, आधुनिक पेंट है, इनसे भी बेंजीन बहुत ज्यादा मात्रा निकलता है। ठीक है, फिर क्या है, डिटर्जेंट है, ठीक है, जो हमारे यहाँ जो डिटर्जेंट है जिसे हम लोग सर्फ वगैरह यूज करते हैं, जो पाउडर हैं उनमें निकलता है। फिर क्या है, यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन, ठीक है, तो इससे भी निकलता है। फिर क्या है, बेंजीन इज मैच्योरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वॉल्केनोज एंड फॉरेस्ट फायर, ठीक है, तो इससे भी जो हमारे यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और जो हमारे यहाँ वनाग्नि या वाइल्ड फायर होता है, जंगलों में आग लगने वाली जो घटना होती है, इससे भी क्या होता है कि बेंजीन निकलता है। तो बेंजीन के सोर्सेज देख लिए कि बेंजीन क्या हो, किस किन सोर्स से निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे देखा कि कॉज क्या है, तो ये ब्लड कैंसर जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, तो ये ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया जिसको बोला जाता है उसका बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट होता है। या ये हमारे यहाँ जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करता है, या जो भ्रूण होता है, जो बेबी होता है, एम्ब्रॉय होता है, उसको भी अफेक्ट करता है। क्लियर है, तो ये बेंजीन कितना डेंजरस एयर पॉल्यूटेंट है इसके बारे में डिस्कस किए। अब यहां पर देखते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या होता है कि ये जैसे हम लोग ने इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में एक इंडिकेटर स्पीसीज के बारे में पढ़ा है। इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती हैं, इंडिकेटर स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो वहां की हेल्थ को या वहां की क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इसमें हमने देखा था कि जो लाइकेन है ये क्या करती है, ये वायु प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होती है, और खास करके वायु में अगर सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है तो वहां पे लाइकेन नहीं होगा। क्लियर, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि लाइकेन क्या होता है। तो देखो एक सिम्बायोसिस रिलेशन होता है किसके किसके बीच में, जो एल्गी होती है और फंगस होते हैं, जो फंगस होते हैं, फंगी होती है, इनके बीच में एक सिम्बायोसिस रिलेशन बनता है, और दोनों एक साथ सहजीवी सिम्बायोसिस रिलेशन में रहते हैं, सहजीवी संबंध के साथ रहते हैं, और ये क्या बनाते हैं, ये लाइकेन बनाते हैं। क्लियर है, तो ये लाइकेन है, आर ए ग्रुप ऑफ स्मॉल प्लांट्स, ठीक है, दे ग्रो ऑन वेरियस बेसिस सच एज लीव्स, मतलब ये कई धरातलों पे उत्पन्न होते हैं, ये पत्तियों पे रहते हैं, ठीक, पेड़ों की पत्तियों पर रहते हैं, बार्क्स पे रहते हैं, तटबंधों पे रहते हैं, एंशिएंट वाल पे, प्राचीन जो दीवारें उस पे रहते हैं, रॉक्स पे रहते हैं। ठीक है,
तो दीवारों पे रहते हैं, चट्टानों पे रहते हैं, और इस तरह से जो भी चट्टानी संरचना है या चट्टानों से रॉक चट्टानों से बनी हुई दीवारें हैं उस पे रहती हैं ये सब लाइकेंस, ठीक है। लाइकेंस आर यूजुअली फाउंड इन मार्शिस एरियाज, मतलब ये ज्यादातर कहाँ होती हैं, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, थोड़ा दलदली एरिया है, वहां पे ये ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। बीइंग सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन, और ये वायु प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। दे आर यूजुअली नॉट फाउंड नियर सिटीज, ये शहरों के आसपास नहीं पाई जाती हैं लाइकेन, क्योंकि शहरों के पास क्या होती है, वायु प्रदूषण होता है, जितना फॉसिल फ्यूल को दहन करते हैं तो इससे क्या होते हैं, बहुत से इसमें निकलती हैं गैसेज, उसमें खास करके सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, तो उसके प्रति तो ये बहुत संवेदनशील होती हैं, क्लियर है। इज वर्थ नोटिंग दैट लाइकेन आर वेरी सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं, और अगर किसी भी वायुमंडल में, कहीं की वायु में अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो वहां पे ये होंगे ही नहीं, क्लियर है। और अगर लाइकेन है तो इसका मतलब कि यहाँ की वायु में सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, अभी ये लाइकेन वहां पर है, क्लियर है। दे स्टार्ट डाइंग व्हेन द अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इंक्रीजेज, सो लाइकेन आर कंसिडर्ड टू बी एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, मतलब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ने लगती है, लाइकेन क्या हो जाती है, मर जाती हैं या सूख जाती हैं, तो ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड या एयर पॉल्यूशन के प्रति क्या करती हैं, ये बहुत सेंसिटिव हैं, और ये संकेत देती हैं कि अगर ये वहां पर हैं, लाइकेन पाया जा रहा है, तो इसका मतलब एयर पॉल्यूशन नहीं है। और लाइकेन अगर इस एरिया में, इस तरह के एरिया में नहीं पाए जाते, जो मार्शी लैंड है या जो ह्यूमिडिटी वाली एरिया है, ठीक है, या सिटी से दूर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एयर पॉल्यूशन है, क्लियर है। तो ये हमारा जो था, ये लाइकेन के बारे में बताया गया था। अब आते हैं CO2 स्क्रैपर्स क्या होते हैं, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रैपर क्या होते हैं। तो देखो ये स्क्रैपर क्या है ना, कि ये एयर पॉल्यूशन की क्वांटिटी को कम करता है, या एयर पॉल्यूशन को ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है। तो इसको देख लेते हैं। दिस इज ए टेक्नोलॉजी टू prevent global warming which will try to reduce the temperature of the atmosphere along with absorbing harmful pollutants। तो देखो ये क्या करता है ना, कि जो प्रदूषक हैं, नुकसानदेह करने वाले प्रदूषक हैं, जो उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और जब उनको एब्जॉर्ब करता है तो ये ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करता है, क्योंकि वायुमंडल के टेम्परेचर को क्या करता है, ये कम करता है। तो एक साथ ये दो काम करता है। पहला तो ये जो वैश्विक उष्णन है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसको नियंत्रित करता है। तो कैसे, और ये पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करता है, तो पॉल्यूटेंट को, जो प्रदूषक है उनको अवशोषित करता है, तो इससे तो प्रदूषक कम हो गए। दूसरा, जब प्रदूषक को नियंत्रित अवशोषित करता है तो वायुमंडल का टेम्परेचर कम जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है, या वो भी कम होती है, ठीक है। देखो, अंडर दिस टेक्नोलॉजी लार्ज ट्री विल बी प्लांटेड इन कंक्रीट CO2 स्कारपर, ठीक है, इन मल्टी स्टोरी अर्बन बिल्डिंग एंड इंस्टॉल्ड एज एब्जॉर्बर ऑफ CO2। इससे क्या होता है ना, कि जो बड़ी ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है, बड़ी ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, इनके पार्ट में, बिल्डिंगों में क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं, या यहाँ पे प्लांटेशन किया जाता है, और ये क्या करती हैं, इस तरह से पॉल्यूटेंट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग में ये उसको रोकते हैं, या ग्लोबल वार्मिंग को ये चेक करते हैं, या उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, CO2 इस ट्रैपर, क्लियर है। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसको हमने देख लिया। अब देखो ये आता है कि मेजर्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, मतलब वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली वो कौन सी विधियां हैं, या कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जिससे हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी विधियां हैं या कौन से उपाय हैं जो वायु प्रदूषण को कम करते हैं। पहला है बाय यूजिंग अनलेडेड पेट्रोल, मतलब ऐसा पेट्रोल यूज किया जाए जिसमें लेड की क्वांटिटी ना हो। एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड का यूज किया जाता है, तो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड का यूज किया जाता है, तो हमको ऐसे पेट्रोल का यूज करना है जिसमें लेड की क्वांटिटी ना हो। दूसरा क्या है, बाय यूजिंग लो सल्फर फ्यूल, मतलब ऐसा हमको ईंधन यूज करना है, जीवाश्म ईंधन यूज करना है जिसमें सल्फर की क्वांटिटी क्या हो, कम हो। तो हमारे यहाँ पेट्रोल में भी क्या होता है, सल्फर की क्वांटिटी होती है, और खास करके जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला के पेट्रोल में सल्फर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह के जो पेट्रोलियम है या पेट्रोल है, इनमें सल्फर की क्वांटिटी कम है, ज्यादा है, उनको यूज कम करना चाहिए। बाय प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अब जाहिर सी बात है कि हम अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं, सभी लोग अपना निजी वाहन लेकर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जीवाश्म ईंधन जलेगा ही जलेगा, पेट्रोल डीजल का यूज करेंगे ही करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, या
पॉल्यूटेंट है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड है, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड है, चाहे बेंजीन है, ये सब निकलेंगे ही निकलेंगे। तो इससे वायु प्रदूषण तो होगा ही। और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते हैं, जैसे दिल्ली में मेट्रो है या पब्लिक बसेज हैं, ठीक है, या जो लोग कैब से जाते हैं वो शेयरिंग कैब वाली कॉन्सेप्ट को लेकर जाते हैं, ठीक है, तो इससे भी क्या होगा कि हम फॉसिल फ्यूल को कम दहन करेंगे, कम यूज करेंगे, तो इससे भी क्या होगा कि हमारा जो एक तरह से कहा जाए कि वायु प्रदूषण है वो कम होगा। फिर क्या होगा, बाय प्लांटिंग वेजिटेशन ऑन द रोड साइड, हमारे सड़क के किनारे हम वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं, तो इससे भी क्या हो सकता है, वायु प्रदूषण नियंत्रित हो सकता है। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा कि जो हम लोग के शहरों में और खास करके जो हाईवेज होते हैं, इन हाईवेज में क्या किया जाता है ना कि प्लांटेशन किया जाता है। क्लियर है? थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि जो मान लो कि ये हाईवे है और ये 8 लाइन हाईवे है, और बीच में क्या होता है, एक अच्छा सा ये डिवाइडर होता है और ये हाईवे है। क्लियर है? हम देखते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये 4 लेन है, 6 लेन है, जो भी है, बीच में डिवाइडर होता है। अब डिवाइडर में बहुत सा प्लांटेशन किया जाता है। ये प्लांटेशन करने का क्या रीजन होता है? तो देखो, इसका एक तो होता है एस्थेटिक सेंस, होता है कि प्लांटेशन करेंगे तो देखने में सड़क बहुत खूबसूरत लगेगी। खास करके इधर सड़क रोड साइड में प्लांटेशन कर दिया जाता है, ठीक है, यहाँ भी प्लांट लगाए जाते हैं, यहाँ भी प्लांट लगाए जाते हैं, तो ये मल्टीपर्पज यूज होता है इनका। पहला तो होता है कि डिवाइडर पे अगर प्लांटेशन कर दिया गया है या रोड साइड में प्लांटेशन किया गया है, तो सड़कें दिखने पे खूबसूरत लगेंगी, हरी भरी लगेंगी, तो इससे एस्थेटिक सेंस भी बहुत अच्छा होता है, सौंदर्य बोध भी बहुत अच्छा होता है। दूसरा क्या होता है ना कि अगर प्लांट लगाते हैं तो इसका एक रीजन सबसे बड़ा होता है कि इसमें प्लांट जो होते हैं ना, वो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब गाड़ियां चलती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो फॉसिल फ्यूल को दहन करती हैं, जीवाश्म ईंधन को दहन करती हैं, जलाती हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, बेंजीन सब निकलती हैं। तो इनको क्या करते हैं, प्लांट अवशोषित कर लेते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को तो अवशोषित कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि में। दूसरा क्या होता है, ये बहुत से प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं। दूसरा क्या होता है ना कि जब गाड़ियां चलती हैं तो इनके जो टायर होते हैं, व्हील्स होते हैं, इससे फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, जो घर्षण बल के कारण क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है इस एरिया का। तो ये क्या करते हैं प्लांट कि इस टेम्परेचर को मिनिमाइज करते हैं, इसको कूल डाउन करते हैं। तो सड़कों का जो तापमान है, इसको नियंत्रित रखने में ये अपना योगदान देते हैं। और बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नॉइज पोल्यूशन होता है, गाड़ियां क्या करती हैं भाई, बहुत ज्यादा हॉर्न, प्रेशर हॉर्न या चलती हैं तो उनके इंजन की आवाज, तो इस सड़कों पे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, नॉइज पोल्यूशन बहुत होता है। तो इस नॉइज पोल्यूशन को भी क्या करते हैं, बहुत से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे अशोक का पेड़ होता है, वो नॉइज पोल्यूशन को के कैंसुलेशन में या उसको कम करने में वो बहुत कारगर होता है। क्लियर है? और अगर प्लांट हैं तो जाहिर सी बात है कि इवापो ट्रांसपिरेशन होगा, वाष्पोसर्जन होगा, तो इससे हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी पहुंचेगी। तो ये जो हमारे यहाँ प्लांट्स लगाए जाते हैं ना, ये मल्टीपर्पज यूज के लिए लगाए जाते हैं, बहु उद्देश्य उपयोग के लिए लगाए जाते हैं, सड़कों के या हाईवे के आसपास जो प्लांट होते हैं। तो इस तरह से हमको रोड साइड में या डिवाइडर पे प्लांट लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये भी है। फिर क्या है, अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड एमंग पीपल्स अबाउट द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड द डैमेज कॉज्ड बाय इट। तो लोगों के बीच में जन जागरूकता फैलाना कि भाई प्रदूषण हमारे लिए कितना हानिकारक है और इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो हम लोग देखो तीनों लेवल पे इसके लिए कार्य कर सकते हैं। पहला तो इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पे कार्य कर सकते हैं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। फिर कम्युनिटी लेवल पे कर सकते हैं, सामुदायिक स्तर पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग गवर्नमेंट लेवल पे कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए इनिशिएटिव ले और इसको नियंत्रित करे वायु प्रदूषण को। क्लियर है? फिर क्या है, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करें। अब देखो इसमें क्या है, नव्यकरणीय रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या है, सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, हाइडल एनर्जी है, ज्वारी ऊर्जा है। अब इनका उपयोग किया जाए, ठीक है, या इसके बदले हम जो है, जो फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे थे, इनका उपयोग कम करें, ठीक है, जिसमें हमको क्या है, मिनरल ऑयल का मतलब पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, इनका उपयोग करें। इनके बदले हम क्या करें, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, इसका उपयोग करें, या विंड एनर्जी है, ठीक है, इसका यूज करें, ठीक है, फॉर एनर्जी इसका उपयोग करें। हम पेट्रोलियम का, कोल का या नेचुरल गैस का उपयोग कम करते हुए, क्योंकि ये क्या है, ये ज्यादा हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा हानिकारक हैं, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इसके बदले हम क्या करें, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करें। फिर क्या है, सीएनजी एंड सोलर एनर्जी। देखो सीएनजी है ना, ये ठीक है कि पेट्रोलियम के कंपैरिजन में या ऑयल के, कोल की कंपैरिजन में ये कम प्रदूषण करती है, लेकिन ये भी तो करती ही करती है, बस ये है कि थोड़ा कम करती है। तो सीएनजी एंड सोलर एनर्जी,
जिसमें सोलर रिक्शा का हम कॉन्सेप्ट लेके चलें कि ऐसा रिक्शा हो जो सोलर एनर्जी से चलता हो, सोलर पैनल से चलता हो। गाड़ियां भी, व्हीकल भी क्या है, क्योंकि व्हीकल जो है ना वो ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है अभी तो फिलहाल के हिसाब से। बट रिक्शा जो होते हैं ना, सोलर रिक्शा चल सकते हैं, क्योंकि उनको सिटी में एरिया में, छोटे से एरिया में उनको क्या करना होता है, मूव करना होता है। तो इसमें क्या है, सीएनजी एंड सोलर एनर्जी should be used instead of petrol in automatic vehicles। तो ऑटोमेटिक व्हीकल्स में जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले हैं उसकी जगह पे सोलर एनर्जी से चलने वाले को लगाया जाए। फिर ग्रीन डीजल की बात की जाए, जिसमें एथेनॉल मिथेनॉल मिलाया जाता है, ठीक है। फिर अल्ट्रा लो सल्फर डीजल्स हों, जिनमें सल्फर की क्वांटिटी क्या हो, बहुत कम हो। एंड बायोडीजल्स, जिसमें एथेनॉल मिथेनॉल कहा जाता है, सब इसका यूज किया जाए, ठीक है। तो ये इस तरह के डीजल यूज किया जाए, या जो होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज किया जाए, जो हमारे यहाँ पोल्यूशन कम करते हैं। फिर क्या है, कैटालिस्टिक कन्वर्ट्स converts should be installed in automatic vehicles. These reduce air pollution by reducing the emission of toxic gases। मतलब हमारे यहाँ जो व्हीकल्स हैं उनमें इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, या इस तरह की चीजें लगाई जाए, उसमें इंस्ट्रूमेंट लगाए जाए, टेक्निक लगाई जाए, जिससे इनसे निकलने वाले जो जहरीले या विषैले पदार्थ हैं उनकी मात्रा कम हो। क्लियर है, तो ये जो हमारा मेजरमेटिव्स हैं या जो हमारे उपाय हैं, ये हमारे एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग ने देखा, या इस लेक्चर में हम लोग देखा कि वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो वायु प्रदूषण करते हैं, और फिर इस वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से डिजीज होती हैं, कौन कौन से बैड इफेक्ट होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किए। और हमने देखा कि इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जाए। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत समझ में आया होगा। चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें जो एडवांस लेवल की चीजें हैं वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, और साथ में जब कोई करंट अफेयर्स का अगर टॉपिक आएगा तो उसके साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर है, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।